अब देखिए जरा हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और जब किसी एक ग्रुप की जगह कोई नया ग्रुप आता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए CH4 में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बना और HCl बन गया। लो बच्चों, मैं हूं नीरज दुबे और रफ्तार सीरीज के इस लेक्चर में मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडेज गोल क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? तो आज हम डिस्कस करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन में आज डिस्कस करेंगे एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ हेलोजन इन्वॉल्व होने वाला है। तो हेलोजनेशन टेक्स प्लेस आइदर एट हायर टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अगर हम एल्केन लेते हैं और एल्केन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल हैलाइड और साथ में HX। तो ये रिएक्शन या तो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी या हाई टेम्परेचर में होगी। अब देखिए जरा हो क्या रहा है यहां पे। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और हेलोजन में अगर देखें तो हेलोजन में ये है हेलोजन हेलोजन बॉन्ड। तो अब हेलोजन हेलोजन बॉन्ड टूटा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है और न्यू कार्बन हेलोजन और HX बॉन्ड बना है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो यहां पर R और H, R मतलब एल्काइल, मतलब कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो सकता है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है, हेलोजन हेलोजन बॉन्ड टूटा है, कार्बन हेलोजन और हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड बन रहा है। रिएक्शन में हो क्या रहा है, यहां पर हेलोजन ब्रेक होकर के यहां पे हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आ गया है। और जब किसी एक ग्रुप की जगह कोई नया ग्रुप आता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलोजनेशन इज एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में हेलोजन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हेलोजन के लिए सब्स्टिट्यूट हुआ है। जब किसी एक की जगह कोई दूसरा आ जाता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल अगर हम यहां पर CH4 ले लेते हैं और CH4 की रिएक्शन क्लोरीन से करते हैं। अब देखिए CH4 में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बना और HCl बन गया। ये रिएक्शन या तो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी या हाई टेम्परेचर में। तो सनलाइट और हाई टेम्परेचर में हाइड्रोकार्बन एल्केन कन्वर्ट हो जाएंगे एल्काइल हैलाइड में। ये एक बेसिक रिएक्शन है। अब अगर इस रिएक्शन की ये तो बेसिक रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें कि रिएक्शन होती कैसे है, तो देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले हमने देखा रिएक्शन होती कैसे है, फिर देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो हमने हेलोजन लिया है, हेलोजन में हम कोई सा भी हेलोजन ले सकते हैं। यहाँ पे X2 इज इक्वल टू कोई भी हो सकता है, इट में बी F2, Cl2, Br2 एंड I2। फ्लोरीन लेंगे फ्लोरिनेशन, क्लोरीन लेंगे क्लोरिनेशन, ब्रोमीन से ब्रोमिनेशन और आयोडीन लेंगे तो आयोडिनेशन। अब देखिए
सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन। सो फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होता है। अब बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होता है कि दोनों एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। तो ये बॉन्ड टूटा और ऐसा टूटा कि एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास। और अब जो स्पीसीज मिली है हमें, यहां पर देखिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 3 लोन पेयर है और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, ये 3 लोन पेयर, और इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था। अब बॉन्ड इस तरह से टूटा है कि दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हुए हैं। तो यहां पर हमें मिलेंगे 2Cl फ्री रेडिकल। ये जो स्पीसीज बनी है इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कोई भी स्पीसीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। और ये फ्री रेडिकल इस तरह से बॉन्ड टूटा है कि दोनों एटम ने अपने अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हुए हैं। इस तरह से जब कोई बॉन्ड टूटता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। तो यहां पर हो रहा है होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज क्यों? क्योंकि बॉन्ड इस तरह से टूटा है कि दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक एक एटम पर जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। और फ्री रेडिकल जब भी किसी मॉलिक्यूल से कंबाइन होते हैं उसको भी अपने जैसे रेडिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस बॉन्ड को टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी के लिए या तो हमें हाई टेम्परेचर देना होगा या सनलाइट देनी होगी। तो सनलाइट और हाई टेम्परेचर में ये टूट जाएगा, रेडिकल बनेगा। एंड रेडिकल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। ये जिस भी मॉलिक्यूल से कंबाइन होते हैं उसको भी अपने जैसे रेडिकल बना देते हैं। तो अब देखिए ये Cl रेडिकल मिला। पहला स्टेप चेन इनिशिएशन, दूसरा स्टेप है चेन प्रोपगेशन। अब चेन प्रोपगेशन में क्या होगा, ये जो रेडिकल मिला था Cl रेडिकल, ये Cl रेडिकल क्या करेगा, दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है यहां पे, जैसे एल्केन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब ये एल्केन से कंबाइन होगा Cl रेडिकल, और ये Cl रेडिकल इसको भी अपने जैसे रेडिकल में बना देगा। ठीक है ना, मोहल्ले में एक बच्चा होता है ना जिससे मम्मी कहती है कि यार किसी के साथ भी चले जा, उसके साथ मत जाना क्योंकि वो भी तुझे अपने जैसा बना देगा। तो ये Cl रेडिकल ऐसा ही है। रेडिकल कहते हैं ना, ये सोसाइटी का रेडिकल एलिमेंट है, उत्पाती है। तो ये Cl रेडिकल है, जिससे भी मिलता है उसको अपने जैसा बना देता है। तो अब ये Cl रेडिकल गया, अब ये क्या करेगा, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो CH3 रेडिकल बना और H रेडिकल। अब ये H रेडिकल Cl से कंबाइन होकर HCl बना ले, या एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये CH3H Cl रेडिकल से मिले, टूटे, तो अब ये CH3Cl बन जाए और साथ में, मतलब ये बॉन्ड टूटा, CH3 से अगर Cl कंबाइन हो जाए तो CH3Cl और H रेडिकल। अब यहां पर 2 रिएक्शन पॉसिबल हैं। तो क्वेश्चन इज कि सर इन दोनों में से कौन सा स्टेप मोर फेवरेबल होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और अगर एक से ज्यादा स्टेप पॉसिबल है तो वो रिएक्शन मोर फेवरेबल होगी जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये वाली रिएक्शन, यहां पर हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड बन रहा है, यहां पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन का साइज छोटा है और जब छोटे साइज का एटम बॉन्ड बनाता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, HCl का फॉर्मेशन। नाउ दिस रिएक्शन इज मोर एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन मोर एक्सोथर्मिक है, जबकि यहां पे कंपैरिजन में कम एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर 2 पॉसिबल स्टेप हैं तो वो रिएक्शन होगी जो मोर एक्सोथर्मिक है। तो ये वाला स्टेप तो होता है लेकिन ये स्टेप नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है
which step is not favorable in free radical substitution reaction। तो ध्यान रखिएगा CH3 रेडिकल का बनना फेवरेबल है जबकि हाइड्रोजन रेडिकल का बनना फेवरेबल नहीं है। सर हम पता कैसे करेंगे कौन सा चेन इनिशिएशन है? कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, रिएक्टेंट में न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेकिन प्रोडक्ट में रेडिकल है, तो ये है चेन इनिशिएशन। जहां पर रिएक्टेंट में भी रेडिकल, प्रोडक्ट में भी रेडिकल, वो रिएक्शन है चेन प्रोपगेशन। अब ये जो नया CH3 रेडिकल बना है, दिस रिएक्शन विल स्टिल कंटिन्यू। ये जो नया CH3 रेडिकल बन गया ना, अभी भी बहुत सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल यहां पर सॉल्यूशन में पड़े होंगे, रिएक्शन मिक्सचर में बहुत सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे। तो देखो पहली बार क्लोरीन को ब्रेक करने के लिए सनलाइट की जरूरत थी, एक बार रेडिकल बन गया तो अब ये CH3 रेडिकल ही क्या करेगा, अब यही रेडिकल इस क्लोरीन को बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो वंस रिएक्शन गेट्स स्टार्टेड, अब रिएक्शन होती जाएगी। इनफैक्ट अगर सनलाइट रिमूव भी कर लिया जाए देन रिएक्शन विल स्टिल कंटिन्यू। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3Cl बना और प्लस Cl रेडिकल। अब देखिएगा जरा, पहली बार Cl रेडिकल कहां से बना था? सर पहली बार Cl रेडिकल तो सनलाइट से बना था, ये यहां से। लेकिन ये अब क्या हुआ, अब ये जो CH3 रेडिकल था यही क्लोरीन को Cl रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो नया Cl रेडिकल मिला ये जाएगा दूसरे न्यूट्रल मेथेन मॉलिक्यूल के पास, उसको रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। यही रिएक्शन बार बार रिपीट होती रहेगी, तब तक होती रहेगी जब रिएक्शन मिक्सचर में चारों तरफ जितने भी रिएक्टेंट थे वो रेडिकल में कन्वर्ट ना हो जाए। बिल्कुल बार बार ये रिएक्शन होती जाएगी और जितने न्यूट्रल मॉलिक्यूल थे वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक ऐसा भी टाइम आएगा जब रिएक्शन मिक्सचर में न्यूट्रल मॉलिक्यूल बचेंगे ही नहीं। पहले एक रेडिकल था, अब चारों तरफ रेडिकल घूम रहे हैं। अब क्या होगा सर, अब ये रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे। नोट कीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब लास्ट में आएगा चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, जब सारे रेडिकल बन चुके हैं अब ये रेडिकल आपस में कंबाइन होना स्टार्ट करेंगे। जैसे एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो CH3 रेडिकल था और Cl रेडिकल ये आपस में कंबाइन होकर के CH3Cl बना लें। एक पॉसिबिलिटी ये भी है दो Cl रेडिकल कंबाइन होकर के Cl2 बना लें, और एक पॉसिबिलिटी है कि दो CH3 रेडिकल कंबाइन होकर के C2H6 यानी CH3 इस तरह से CH3 और ये बन गया। ये रिएक्शन ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, रिएक्शन तब तक होती जाएगी जब तक कि मोस्ट ऑफ द एल्केन एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट ना हो जाए। अब देखिए यहां पर अगर देखें तो हो क्या रहा है, अगर ओवरऑल आप चेंज देखें तो हाइड्रोजन की जगह हैलोजन आया है, और जब किसी एक की जगह कोई दूसरा आता है तो इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ये मल्टी स्टेप सिंथेसिस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, और अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रही है तो जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो RDS होगा। यहां पर अगर देखें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में जिस स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बेनायन या कार्बन फ्री रेडिकल बनता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है, और यहां पर ये वाला जो स्टेप है जिसमें कार्बन रेडिकल बन रहा है ये सबसे स्लो होगा और इसीलिए ये RDS होगा। तो यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ
एल्काइल रेडिकल इज स्लोएस्ट एंड हेंस RDS। ठीक है, बाकी सारे स्टेप भी फास्ट हो रहे हैं, ये भी फास्ट है, लेकिन इन फास्ट में ये सबसे स्लो है। तो जो सबसे स्लो होगा वो RDS होगा। तो अगर इस रिएक्शन के बारे में हम देखें तो पहली बात तो हमें पता चली कि ये रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप्स हैं। अब हो क्या रहा है, पुराना जा रहा है, उसकी जगह नया आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन है। और सब्स्टिट्यूशन करने वाला कौन है? सब्स्टिट्यूशन करने वाला एक रेडिकल है। तो जिस मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, RDS में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व है, और किसी भी रिएक्शन का नेचर क्या होगा ये डिसाइड करता है RDS। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में रेडिकल इन्वॉल्व है, इसलिए ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अगर इसकी मैकेनिज्म हम देखें तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में RDS क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल रेडिकल RDS है, लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल रेडिकल इज स्लोएस्ट एंड RDS। सर RDS मतलब क्या होता है? RDS मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा जो सबसे स्लो स्टेप है। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट हैं, तो क्लास के आगे बढ़ने का रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि जो सबसे स्लो लिख रहा है उसने कब लिखा। ठीक है, इसलिए अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। और देखिए, और इस रिएक्शन की खास बात क्या है? अगर ये रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो गई, पहले तो हमें सनलाइट चाहिए था, लेकिन अगर एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई, अब सोर्स ऑफ लाइट हटा भी लिया जाए, देन रिएक्शन विल स्टिल कंटिन्यू, रिएक्शन तब भी होती जाएगी। ठीक है, तो लिखिएगा इफ सोर्स ऑफ लाइट इज रिमूव्ड, सोर्स ऑफ लाइट अगर हम सनलाइट हटा भी दें, ठीक है ना, सोर्स ऑफ लाइट इज रिमूव्ड, देन रिएक्शन विल स्टिल कंटिन्यू, तब भी रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी। इनफैक्ट अगर एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो फिर ये रुकेगा नहीं, एक बार चालू हो गई तो रिएक्शन फिर चलती ही जाएगी, फिर ये रुकेगा नहीं साला। नोट कीजिए, अब देखिए इस रिएक्शन की अगर हम रेट की बात करें तो RDS में, अगर RDS देखें जरा एक बार RDS देखते हैं, RDS में ये RDS है, इसमें हैलोजन रेडिकल भी इन्वॉल्व है और मिथाइल रेडिकल भी इन्वॉल्व है। ये रिएक्टेंट में है और ये इंटरमीडिएट हो गया। रिएक्टेंट जितने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हैलोजन के नेचर पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखा जाए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन रेडिकल। रिएक्टेंट जितने ज्यादा रिएक्टिव होंगे, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। अब देखो, अगर हमारे पास F रेडिकल है, Cl रेडिकल है, Br रेडिकल है और I रेडिकल है, ये सभी रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनमें से सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उसको इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा जरूरत है। FCl Bri में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है,
और अगर फ्लोरीन रेडिकल है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो फ्लोरीन को कहीं से भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसलिए FCl में मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट F रेडिकल है, और इसीलिए रिएक्टिविटी का सीक्वेंस F2Cl2 Br2 और I2 है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटरमीडिएट के टर्म्स में अगर लिखा जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इसको हम ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये इंटरमीडिएट, ठीक है ना। रिएक्टेंट में CH4 आ गया, Cl रेडिकल, और प्रोडक्ट में CH3Cl और ये CH3 रेडिकल, ठीक है ना। CH4 RDS की बात करें तो RDS में रिएक्टेंट क्या था, CH4 और Cl, CH3 रेडिकल और CH3Cl प्रोडक्ट। अब किसी भी रिएक्शन के होने के लिए जरूरी ये है कि रिएक्टेंट और जो रेडिकल बन रहे हैं इंटरमीडिएट, उनके बीच में लगने वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो Cl जितना अनस्टेबल होगा और CH3 जितना स्टेबल होगा। अगर Cl अनस्टेबल है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप है वो कम होता जाएगा। इसीलिए रिएक्शन होने के लिए, रिएक्शन फास्ट होने के लिए रिएक्टेंट जो है वो अनस्टेबल होने चाहिए और जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल होने चाहिए। इसकी एनर्जी जितनी कम और इसकी एनर्जी जितनी ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी का गैप उतना कम। और अगर कोई रिएक्शन कम एनर्जी लगने पर हो जाएगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम, रिएक्शन उतनी फास्ट। एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कब कम होगी, जब रेडिकल स्टेबल हो और रिएक्टेंट जो है ये दोनों वो अनस्टेबल हो, ठीक है ना। इसीलिए रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन रेडिकल, जितना ज्यादा रिएक्टिव उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो F2Cl2 Br2 और I2 में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन। अगर इंटरमीडिएट के टर्म्स में देखा जाए, अगर हमारे पास CH3 रेडिकल है, CH3 CH2 रेडिकल है, आइसोप्रोपाइल रेडिकल है और टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल है, तो रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी कम और रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा। और इसीलिए यहां पर हमें रिएक्टिविटी का सीक्वेंस ये मिल जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहां पर डिफरेंट रिएक्शंस की बात करें, जैसे फर्स्ट फ्लोरीनेशन की बात करें, तो
अब फ्लोरीनेशन में समस्या देखिए क्या है। एक समस्या तो ये है कि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बनेगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड वाली रिएक्शन मोर एक्सोथर्मिक होगी। भाई जितना स्मॉल साइज है ना बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, तो फ्लोरीनेशन रिएक्शन इज मोर एक्सोथर्मिक। तो फ्लोरीनेशन हाईली एक्सोथर्मिक है, और दूसरा कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के बनने में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, रिएक्शन फास्ट भी हो रही है, और रिएक्शन में एनर्जी भी ज्यादा रिलीज हो रही है। और यही रिएक्शन है कि अगर हम फ्लोरीनेशन रिएक्शन करते हैं तो ये एक्सप्लोजिव हो जाती है, बिकॉज बहुत कम टाइम में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, फ्लोरीनेशन is highly exothermic, so huge amount of energy is released in less time, so reaction become explosive in nature। ठीक है ना। देखो अगर कोई रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है लेकिन स्लो रेट से हो रही है तो एक्सप्लोजन नहीं होगा, बिकॉज इट कैन बी कंट्रोल्ड। लेकिन और मान लो कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है लेकिन उसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कितनी भी फास्ट हो, कम एनर्जी रिलीज हुई है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक भी है, हीट ज्यादा भी निकल रही है और कम टाइम में निकल रही है। तो इतने कम टाइम में जब इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो ये रिएक्शन में एक्सप्लोजन हो जाएगा। और यही रीजन है फ्लोरीनेशन रिएक्शन को हम लैब में नहीं करते, क्योंकि फिर ना तो एक्सपेरिमेंट करने वाला बचेगा और ना लैब बचेगी। और इसीलिए फ्लोरीनेशन, एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए फ्लोरीनेशन अच्छी मेथड नहीं है। इस मेथड से हम एल्काइल फ्लोराइड नहीं बनाते हैं। अब देखिए, मान लो रिएक्शन करने वाला जिद्दी था, नहीं हमें तो फ्लोरीनेशन कराना ही है, तो अगर आप फ्लोरीनेशन कराते भी हैं तो फिर यहां पर एल्काइल फ्लोराइड ना बन करके चारकोल बन जाता है। कैसे, अगर हम एल्केन की रिएक्शन फ्लोरीन से करते ही हैं तो ये एल्काइल फ्लोराइड ना बन के सारे के सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ये चारकोल बन जाएगा। ठीक है। और देखिए, इनफैक्ट फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो एल्केन से डार्क में भी रिएक्ट कर लेता है, यहां सनलाइट की जरूरत भी नहीं है। तो एक पॉइंट लिखिएगा, फ्लोरीनेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इवन इन डार्क। ये रिएक्शन अंधेरे कमरे में भी हो जाएगी, डार्क में भी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जाए, एक्सप्लोजन ना हो, एल्काइल फ्लोराइड बने, एक्सप्लोजन ना हो, चारकोल ना बने, तो इस रिएक्शन में कंट्रोल करने के लिए हमें रिएक्टिविटी को कम करना होगा। अब रिएक्टिविटी कैसे कम कर सकते हैं, फ्लोरीन का नेचर तो चेंज नहीं कर सकते, तो वी कैन चेंज इट्स कंसंट्रेशन। कैसे, किसी गैस का कंसंट्रेशन कैसे चेंज करें, गैस के साथ हम कुछ लेस रिएक्टिव गैसेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंट्रोल हो जाती है। टू कंट्रोल दिस रिएक्शन, less reactive gases, for example ऑर्गन और नाइट्रोजन आर एडेड। अगर आप इसी मेथड से फ्लोरीनेशन करते हैं
तो फिर आपको लेस रिएक्टिव गैसेस जैसे ऑर्गन या नाइट्रोजन ऐड कर देना चाहिए। नोट कीजिए, फिर आगे चलते। नेक्स्ट देखिए, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ये रिएक्शन फिर भी कंट्रोल्ड होती हैं। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन रिएक्शन की जा सकती हैं। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन आर कंट्रोल्ड रिएक्शन। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन कंट्रोल्ड रिएक्शन है। जैसे CH4 है, रिएक्शन अगर क्लोरीन से करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये CH3Cl बनता है प्लस HCl बनता है। लेकिन इस रिएक्शन की प्रॉब्लम ये है कि ये जो CH3Cl बना है ना, ये CH3Cl फिर से रिएक्ट करेगा क्लोरीन और सनलाइट से, और ये CH2Cl बनेगा, Cl बाहर। फिर ये क्लोरीन और सनलाइट से रिएक्ट करेगा और फिर एक HCl बाहर, ये बन जाएगा CHCl3। फिर क्लोरीन और सनलाइट से रिएक्शन होगी और एक HCl फिर से बाहर, और फाइनली ये बन जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस रिएक्शन की प्रॉब्लम क्या है कि कंट्रोल नहीं है। आप मिथाइल क्लोराइड पर रोकना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होगी, CCl4 बन जाएगा। ठीक है, अगर आप मेथेन लेते हैं, क्लोरीन एक्सेस में ले लेते हैं, है ना, क्लोरीन अगर आपने एक्सेस में ले लिया है तो ये CCl4 बन जाएगा प्लस 4HCl। अगर आप चाहते हैं नहीं हमें मिथाइल क्लोराइड ही बनाना है, तब आपको मेथेन को एक्सेस में लेना होगा और अब क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे, अब ये यहाँ पे सनलाइट ऑफ कोर्स लगेगा, CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, ब्रोमिनेशन करना है, ब्रोमिनेशन भी कंट्रोल्ड वे में हो जाएगा। ब्रोमिनेशन रिएक्शन भी कंट्रोल्ड होती है। यहाँ CH3Br बन जाएगा प्लस HBr बन जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर हमें एल्केन को एक्सेस में लेना होगा। नोट कीजिए इसको। तो फ्लोरिनेशन करने के लिए ये बेटर मेथड नहीं है, लेकिन अगर आप क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन करते हैं, एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाते हैं, तो आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं। और देखिए, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं आयोडिनेशन। आयोडिनेशन करना है तो आयोडिनेशन इस मेथड से किया जा सकता है। आयोडिनेशन अगर हम CH4 लेते हैं और इसकी रिएक्शन आयोडीन से करते हैं, ये बन जाएगा CH3I और प्लस HI। लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? ये जो HI है, HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण इट विल कन्वर्ट बैक एल्काइल आयोडाइड टू एल्केन। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। हम लिख सकते हैं आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल। सर क्यों रिवर्सिबल है आयोडिनेशन? आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल बिकॉज HI strong reducing agent and it will convert
बैक एल्काइल आयोडाइड टू एल्केन, एल्काइल आयोडाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो यार ये प्रॉब्लम कौन कर रहा है इस बार, क्यों रिएक्शन नहीं हो पा रही है? प्रॉब्लम कर रहा है ये HI है रिड्यूसिंग एजेंट, एंड टू रिमूव रिड्यूसिंग एजेंट वी कैन ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में और आयोडिनेशन हमें क्या करना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेना चाहिए। तो फॉर आयोडिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 और HNO3 आर एडेड। तो ये HI रिएक्ट कर लेगा HiO3 से, HI रिड्यूसिंग एजेंट है, HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिएक्ट करके आयोडीन और वाटर बना लेगा। तो इस रिएक्शन का बेनिफिट, दो बेनिफिट हुए। एक तो देखिए HI रिड्यूसिंग एजेंट था वो रिमूव हुआ, HI रिड्यूसिंग एजेंट था ये रिमूव हुआ। ये आयोडीन जो है वो रिएक्टेंट है, और अगर हम किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को ऐड करें और प्रोडक्ट को रिमूव करें तो उस रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए अब यहां पर ये रिएक्शन मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होगी। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो हमने रिएक्शन देखा, मैकेनिज्म देखा, रिएक्टिविटी देखा। अब देखते हैं इस रिएक्शन के एग्जांपल कि इसमें हमें प्रोडक्ट कैसे बनाने। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल्स, देखिए अगर मेथेन है और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करते हैं तो यहां पर तो एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट है CH3Cl और HCl। अगर एथेन लेते हैं और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करते हैं, यहां पर भी एक सिंगल पॉसिबिलिटी है CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl और HCl। यहां पर हम जो भी एग्जांपल ले रहे हैं ये एग्जांपल है मोनोहेलोजनेशन के। मोनोहेलोजनेशन मींस एक हेलोजनेट करने वाले हैं, मोनोहेलोजनेशन। अब अगर हम CH3 CH2 CH3 प्रोपेन लेते हैं और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करते हैं तो अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी हैं। कैसे? एक तो CH3 CH2 CH2Cl बनेगा और एक CH3 CHCl और CH3 बनेगा। अब इस रिएक्शन में अगर देखें तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक 1-क्लोरोप्रोपेन और दूसरा 2-क्लोरोप्रोपेन। नाउ द क्वेश्चन इज, सर इन दोनों में से ज्यादा कौन सा बनेगा? तो अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं और कोई एक प्रोडक्ट मेजर बनता है, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बना, रिएक्शन ने किस स्ट्रक्चरल आइसोमर को बनना प्रेफर किया, यह कहलाता है रिएक्शन की रेजियो सेलेक्टिविटी। अगर रेजियो सेलेक्टिविटी मींस रेजियो आइसोमर यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना। देखिए अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो स्ट्रक्चरल आइसोमर या दो रेजियो आइसोमर बनते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक नाम और है रेजियो आइसोमर। अगर इस रिएक्शन ने इन दोनों में से किसी एक को मेजर प्रोडक्ट बनना प्रेफर किया तो हम कहेंगे इस रिएक्शन की रिएक्शन कैसी रेजियो सेलेक्टिव है, दो में से कोई एक प्रोडक्ट मेजर बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं दिस रिएक्शन इज रेजियो सेलेक्टिव, दिस रिएक्शन इज रेजियो सेलेक्टिव। अब अगर रेजियो सेलेक्टिव है
तो इस रिएक्शन की रेजियो सेलेक्टिविटी कैसे निकालें, कैसे पता चले कि कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उनसे निकालेंगे। ठीक है, तो रेजियो सेलेक्टिविटी से हम मेजर और माइनर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कि कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर। एक जनरल बात जो हमें देखने से लगती है कि सर देखो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से बना है, ये 2 डिग्री से बना है, तो लगता है कि सर 2 डिग्री वाला ज्यादा बनना चाहिए, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बन रहा है। कैसे फाइंड करें कि मेजर कौन सा होगा माइनर कौन सा होगा, उसके लिए हमें सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी प्रिंसिपल देखना होगा। इसको नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी प्रिंसिपल क्या है। देखिए हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं क्लोरीन और सनलाइट से, एक 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए जरा कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं, कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जिनको रिमूव करने पर 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। तो आप कहेंगे सर यहां पर 3 और यहां पर 3, 6 ऐसे हाइड्रोजन हैं जिनको रिमूव करने पर 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। और कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जिनको रिमूव करने पर 2 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। तो सर ये 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं, इन दोनों में से किसी को निकाल लीजिए 2 क्लोरोप्रोपेन, इन दोनों में से किसी को निकाल लीजिए 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन इसको मान लेते हैं X और ये Y। X बनने के लिए 6 हाइड्रोजन हैं और Y बनने के लिए 2 हाइड्रोजन हैं। अब देखिए सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी प्रिंसिपल होता क्या है। सेलेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जैसे अगर हमारे पास 1 डिग्री रेडिकल है, 2 डिग्री रेडिकल है और 3 डिग्री रेडिकल है, और फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, ठीक है ना, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन है। अब इन तीनों में अगर देखा जाए फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। अगर फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है तो फ्लोरीन लेस सेलेक्टिव होगा। लेस सेलेक्टिव होगा तो उसको वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि उसको 1 डिग्री रेडिकल के पास जाना है, 2 डिग्री या 3 डिग्री रेडिकल के पास, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, बहुत जल्दी है उसको रिएक्शन करने की। तो जितनी पॉसिबिलिटी उसकी 1 डिग्री के पास जाने की है उतनी ही 2 और उतनी ही 3 डिग्री के पास। लेकिन क्लोरीन रेडिकल कैसा है, क्लोरीन रेडिकल लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है तो वो मोर सेलेक्टिव होगा, और अगर वो मोर सेलेक्टिव है तो अगर उसकी क्लोरीन रेडिकल की 1 डिग्री के पास जाने की टेंडेंसी 1 है तो 2 डिग्री के पास जाने की टेंडेंसी 3.8 टाइम्स ज्यादा होगी, और 3 डिग्री के पास जाने की टेंडेंसी और ज्यादा होगी 5.2 टाइम्स। अगर हम Br रेडिकल की बात करें तो ये और लेस रिएक्टिव है और मोर सेलेक्टिव होगा। तो अगर इसकी 1 डिग्री के पास जाने की टेंडेंसी 1 है तो 2 डिग्री के पास जाने की टेंडेंसी 82 टाइम्स ज्यादा होगी, और 3 डिग्री के पास जाने की टेंडेंसी 1600 टाइम्स ज्यादा। इसलिए अगर Br रेडिकल का भी है तो यहां तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। Br रेडिकल है तो हमेशा 3 डिग्री वाला ज्यादा बनेगा, 1600 टाइम्स ज्यादा बनेगा। ये 82 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव ज्यादा सेलेक्टिव है तो 2 डिग्री वाला, और ये 1। लेकिन क्लोरीन रेडिकल है तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में बहुत ज्यादा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में बहुत सफिशिएंट डिफरेंस नहीं है। इसलिए क्लोरीन के केस में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम कहते हैं कि X के बनने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो देखिए कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जिनके निकलने पर X बन सकता है। आप कहेंगे सर 6 ऐसे हाइड्रोजन हैं, 6 हाइड्रोजन है ऐसे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू सेलेक्टिविटी, ठीक है ना। तो रिलेटिव यील्ड अगर देखें, रिलेटिव यील्ड देखिए कैसे निकालेंगे रिलेटिव यील्ड, नंबर ऑफ
1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू सेलेक्टिविटी, ठीक है। 1 डिग्री अल्काइलाइड है, 1 डिग्री हाइड्रोजन से निकलते, तो अब कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है? आप कहेंगे सर 6। और 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए क्लोरीन की सिलेक्टिविटी भी कितनी है? 1। तो रिलेटिव यील्ड 6 इंटू 1 होगी, रिलेटिव यील्ड ऑफ x। अगर हम रिलेटिव यील्ड ऑफ y देखें, तो अब देखिए कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन हैं और 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए सेलेक्टिविटी कितनी है? इस बार 2 डिग्री हाइड्रोजन में मिले, 2 डिग्री हाइड्रोजन, यहां पर 2 डिग्री हाइड्रोजन है जिनसे बन सकता है, तो 2, और उनके लिए सिलेक्टिविटी कितनी है? 3.8, मतलब ये 7.6, इसकी रिलेटिव यील्ड 7.6, इसकी रिलेटिव यील्ड 6। मतलब अगर यहां पर 1 एल्काइलाइड है, अगर ये 6 पार्ट बनता है तो ये बनेगा 7.6 पार्ट। अब अगर ये 6 पार्ट है और ये 7.6 पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला मेजर है और ये माइनर है। अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज ऑफ x कितना हो जाएगा? भाई एक सॉल्यूशन है जिसमें 6 पार्ट ये है, 7.6 पार्ट ये है, तो उसका कितना पार्ट है जो ये x है? तो जितना अमाउंट x का है अपॉन टोटल इंटू 100 कर दें, तो 6 अपॉन 6 प्लस 6 है अपॉन टोटल इंटू 100, यानी 6 अपॉन 13.6 इंटू 100, ये हो जाएगा x का परसेंटेज। और y का परसेंटेज दिस बाई टोटल इंटू 100, 7.6 अपॉन 13.6 इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज ऑफ x और y निकल आएगा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास 3 एग्जाम्पल हो गए थे, 4, अगर ये मॉलिक्यूल लिया जाए, का क्लोरीनेशन करते हैं, मोनोहेलोजनेशन, 2 पॉसिबिलिटी, एक ये और एक ये। यहां पर इस 3 यहां पर एक हाइड्रोजन। अब देखिए कितने हाइड्रोजन हैं जिनको रिप्लेस करने पर सेम प्रोडक्ट बनेगा। आप यहां पे इन तीनों से, इन तीनों से या इन तीनों से कहीं से भी निकालनी है सेम प्रोडक्ट, तो 9 ऐसे हाइड्रोजन है जिनको रिप्लेस करने पर ये बनेगा। इसकी ये मान लेते हैं x है और ये मान लेते हैं y है, तो x की रिलेटिव यील्ड क्या होगी? 9 हाइड्रोजन इंटू 1, कि अगर ये 9 पार्ट बन रहा है, रिलेटिव यील्ड ऑफ y ये 1, एक ही ऐसा हाइड्रोजन है जिसको रिप्लेस करने पर ये बनेगा, और उसकी जो सेलेक्टिविटी है वो 5.2 है। तो अगर ये 9 पार्ट बनता है तो ये 5.2 पार्ट बनेगा। तो परसेंटेज ऑफ अगर देखें तो 9 डिवाइडेड बाई 14.2 इंटू, और परसेंटेज ऑफ y कितना हो जाएगा? 5.2 डिवाइड बाई 14.2, 200। अगर ये 9 पार्ट बन रहा है, ये 5.2 पार्ट बन रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर केस में ये वाला प्रोडक्ट मेजर है और ये वाला प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन ब्रोमिनेशन के लिए कर रहे होते, अगर यहां पर हम ब्रोमिनेशन कर रहे होते, यहां पर 2 प्रोडक्ट बनते, ये और ये। अब देखिए यहां पर मेजर कौन सा बनेगा? तो 9 ऐसे हाइड्रोजन है जिनको रिप्लेस करने पर ये बनेगा, तो 9 इंटू 1, इसकी रिलेटिव यील्ड 9 है। इसमें देखिए 1 ऐसा हाइड्रोजन है और 3 डिग्री के लिए सिलेक्टिविटी 1600 है। तो अगर ये 9 पार्ट है और ये 1600 पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑलमोस्ट 99% ये है, तो ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है कि ये मान लेते हैं x है, ये y है, परसेंटेज ऑफ x क्या होगा?
दिस डिवाइडेड बाय टोटल, तो 9 डिवाइडेड बाय 1609 इंटू 100, ये परसेंटेज यील्ड ऑफ एक्स हो जाएगा, वाई 1600 अपॉन 1600 इंटू 9 इंटू 100। तो यार केवल क्लोरीनेशन का ये केस ऐसा है जहां पे 3 डिग्री वाला मेजर की जगह माइनर बन गया है। बाकी केसेस में अगर आप देखेंगे तो 3 डिग्री वाला मेजर, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है 7 और 8, अगर इसका मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो यहां पर एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए जब ये मिला तो हमारे पास यहां पर एक कायरल कार्बन भी है। कैसे? क्योंकि इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका एक R बनेगा और एक S बनेगा। तो अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो 2 बनेंगे, लेकिन टोटल आइसोमर 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका एक R वाला भी बनेगा और S वाला भी बनेगा। यहां पर देखिए एक प्रोडक्ट 1 क्लोरो, फिर 2 क्लोरो, ये वहां पे आ गया और यहां पे आ गया। अब कुछ लोगों को लगता है कि सर ये दोनों तो सेम हो गए ना। नहीं यार, ये दोनों सेम नहीं है। ये 1 क्लोरो और 3 मिथाइल है, ये 1 क्लोरो और 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो 4 डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर बने हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए इसमें टोटल स्टीरियो को भी काउंट किया जाए, देखो यार यहां पर इसमें एक कायरल कार्बन है और एक कायरल कार्बन है, तो इसका एक R बनेगा, S बनेगा। और जब यहां पर Cl लगा ना, तो ये वाला कार्बन कायरल हो गया, क्योंकि इससे एक H लगा है, एक CH3, एक C2H5, एक CH2Cl, तो यहां पर भी R और S बन जाएगा। स्ट्रक्चरल की बात करें तो 4 बना, लेकिन अगर स्टीरियो को काउंट कर लिया जाए तो फिर 6 हो जाएगा। यहां पर देखिए इन सभी में मोनोक्लोरिनेशन किया है। अगर इसका मोनोक्लोरिनेशन करते हैं, आप सारे ही 12 हाइड्रोजन हैं, आप कहीं पर भी हाइड्रोजन हटाइए, क्लोरीन लगाइए, बनने वाला प्रोडक्ट आइडेंटिकल होगा। कहीं पर भी Cl लगा दीजिए, एक ही सिंगल स्टीरियो आइसोमर बनेगा, एक ही सिंगल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। नाइन 10 11, अगर इसका हम मोनोहेलोजनेशन करते हैं, इसका मोनोहेलोजनेशन करते हैं, यहां पर मोनोहेलोजनेशन करते हैं, देखते हैं कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब देखिए आप यहां से हाइड्रोजन निकालिए, यहां से हाइड्रोजन निकालिए, बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा। तो यहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, ये इन दोनों में से कहीं से भी। अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों में से कहीं से भी निकालिए, बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा। तो दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बना, यहां लगा दो या यहां लगा दो। तीसरा, थर्ड प्रोडक्ट यहां से, और फोर्थ प्रोडक्ट यहां से। तो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बने। अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ टोटल स्टीरियो भी काउंट करो, तो यहां पर देखिए ये वाला कार्बन कायरल हो गया, क्योंकि इस कार्बन से लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो एक R और एक S। इस बार 2 कायरल कार्बन है, और अगर 2 कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन से 2 बनते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर में हमने देखा ही था। इस बार 2 कायरल कार्बन है, तो इससे 4 बनेंगे, 4 + 2 6। अब यहां पर कोई कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, तो टोटल अगर आप बात करेंगे स्टीरियो की तो 4 6 7 8, और अगर स्ट्रक्चरल की बात करेंगे तो टोटल 4 बनेंगे।
इस पर देखिए, यहां से और यहां से कहीं पर से भी निकालिए, बनने वाला प्रोडक्ट तो सेम ही होगा। फिर इन तीनों में से कहीं से निकालिए, सेम बनेगा। अगर आप उसका IUPAC नेम लिखेंगे सेम आएगा। और तीसरा आप यहां से निकाल दीजिए, तो इस बार ही स्ट्रक्चरल आइसोमर बने। अगर आपसे स्टीरियो पूछा जाए, देखिए ये कायरल नहीं है, ये वाला भी कायरल नहीं है, एक कायरल कार्बन है, तो इसका केवल एक R। यहां पर देखिए, अगर हम टोटल स्ट्रक्चरल की बात करें, एक बार Cl यहां लगा, एक बार Cl यहां लगा, एक बार Cl यहां पर, एक बार Cl यहां पर, और एक बार Cl यहां पे, तो CH3। तो अगर टोटल स्ट्रक्चरल की ही बात करें तो इस बार टोटल स्ट्रक्चरल 5 बन जाए। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। अगर हम एल्केन लेते हैं और इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड की वेपर से करते हैं, तो जितने पॉसिबल एल्केन हैं सभी बनेंगे। लिख सकते हैं हम, whenever alkanes are treated with vapors of nitric acid, all possible nitroalkanes are formed। जितने पॉसिबल नाइट्रोएल्केन हैं सभी बनेंगे। बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है। RH एल्केन है, इसकी रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड की वेपर के साथ करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये RH बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड टूटता है, OH और H वाटर, ये RNO2 प्लस वाटर, ये बन गया नाइट्रोएल्केन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास CH3 CH2 CH3, अगर इसकी रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ध्यान रखिएगा एल्केन्स के नाइट्रेशन में जो नाइट्रेटिंग रिएजेंट है वो वेपर ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो चाहे यहां से ब्रेक कीजिए, यहां से प्रोडक्ट तो CH3 CH2 CH2 NO2 बनेगा। अगर आप ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं तब आपको CH3 CH NO2 CH3 बनेगा। लेकिन यहां पर एक पॉसिबिलिटी और है, एक पॉसिबिलिटी और है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। नाइट्रिक एसिड जब लेते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है, और अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है इथाइल रेडिकल बनेगा, ये नाइट्रोएथेन नाइट्रोमेथेन। तो ऑल पॉसिबल नाइट्रोएल्केन्स आर फॉर्म्ड। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा, तो जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल से मिला है वो ज्यादा बनेगा, और यहां पर ये 2 डिग्री वाला ये मोस्ट स्टेबल है, इसलिए ये मेजर बनेगा, ये मैक्सिमम बनेगा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते। नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन। अगर हम एल्केन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं तो जो रिएक्शन है वो सल्फोनेशन है। देख लीजिए, whenever alkanes are treated with H2SO4, यहां पर भी हम
H2SO4 वेपर्स लेते हैं, वेपर्स, एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट। देखिए रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। अगर हम एल्केन लेते हैं, H2SO4 के साथ हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो यहां से वाटर बाहर और ये RSO3H प्लस, जैसे अगर हमारे पास इस थ्री H है और इसकी रिएक्शन H2SO4 से करें हाई टेम्परेचर पर, तो यहां से ये बन जाएगा एन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर रिकवर। अब इस रिएक्शन में हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये रिएक्शन तभी हो पाती है जब एल्केन में या तो 3 डिग्री हाइड्रोजन हो या मिनिमम 6 कार्बन हो। तो यहां पे नोट बनाकर एक पॉइंट लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन takes place when 3 डिग्री हाइड्रोजन और मिनिमम 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। नोट कीजिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज आइसोमराइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में आइसोमर बनेंगे। तो नॉर्मल एल्केन ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड HCl गैस आइसोमराइज टू ब्रांच चेन एल्केन। तो अगर हम नॉर्मल एल्केन लें और उसको AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में हीट करें, अगर आप अकेले AlCl3 के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो भी रिएक्शन हो जाएगी। तो चाहे AlCl3 के साथ HCl ले लीजिए या फिर अकेले AlCl3 ही ले लीजिए, दोनों ही केस में रिएक्शन होगी। और खास बात यह है कि जितने पॉसिबल एल्केन बन सकते हैं वो सभी बनेंगे। जैसे अगर हम नॉर्मल ब्यूटेन लेते हैं, ये अनब्रांच्ड एल्केन है और इसकी रिएक्शन AlCl3 से करें या AlCl3 के साथ HCl ले लेते, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्रांच्ड एल्केन में नॉर्मल ब्यूटेन से पेन। ठीक है। अब अगर हम यहां पर नॉर्मल पेंटेन लेते हैं और AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो यहां पर भी इसके जितने पॉसिबल हैं आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो इस रिएक्शन की खास बात यह है, इस रिएक्शन में ऑल पॉसिबल ब्रांच्ड एल्केन बनेंगे, ऑल पॉसिबल ब्रांच्ड एल्केन बन जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रेकिंग। अब देखिए क्रेकिंग क्या है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन को एयर की अब्सेंस में हीट किया जाए तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्रेकिंग। और इसमें जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, क्रेकिंग हीटिंग एल्केन in absence of air so that higher hydrocarbons get converted
टू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं उसको कंबशन कहते हैं, एयर की अब्सेंस में हीट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रोपेन मॉलिक्यूल है और इसको बस हीट कर रहे हैं एयर की एब्सेंस में, तो हीट करेंगे तो अब क्या होगा, यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अब देखिए, अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। यार एक पॉसिबिलिटी और है, हो सकता है कि ये CH2 CH3 CH2, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और अगर ऐसा होता है आप इसको हीट करते हैं तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4। तो ये जो रिएक्शन है इसमें हायर हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट होंगे स्मॉलर एल्कीन में। यहां पर एक मॉलिक्यूल टूट करके दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है और हीट की प्रेजेंस में हो रहा है। जब एक टूट के दो बनते हैं उन रिएक्शंस को कहते हैं एलिमिनेशन। इसलिए ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये पायरोलिटिक, पायरो मतलब होता है हीट, हीट की प्रेजेंस बेकिंग हो रही है, पायरोलिटिक, और एक मॉलिक्यूल टूट के दो में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन पायरोलिटिक एलिमिनेशन है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एरोमेटाइजेशन। नॉर्मल एल्केन्स हैविंग 6 or more carbon atoms on heating 773 Kelvin at 10 to 20 atm pressure in presence of oxide of vanadium, molybdenum or chromium over alumina gets dehydrogenated। देखिए, एरोमेटाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड टाइप का बनने वाला है। जैसे अगर हम 6 कार्बन वाला एल्केन नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं और इस कंपाउंड को हीट करते हैं, ठीक है ना, इसकी प्रेजेंस में क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O3 और मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड MO2O3 और वेनेडियम का ऑक्साइड V2O5, और इसको हीट करते हैं ओवर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। टेम्परेचर लेते हैं ऑलमोस्ट 773 केल्विन और 10 to 20 atm प्रेशर। तो अंडर दीज कंडीशन हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, और जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो ये बन गया दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन टूटता है, यहां पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो अब 3 बॉन्ड और बन गए, तो ये बन जाएगा बेंजीन, ये बन गया बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड बन रहे हैं इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन। अगर हम यहां पर नॉर्मल हेक्सेन की जगह नॉर्मल हेप्टेन लेते और यही रिएक्शन रिपीट करते अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर सेम कंडीशन, तो अब इस बार एरोमेटिक कंपाउंड ये बनता, इस बार पहले बेंजीन बना था, अगर नॉर्मल हेप्टेन लोगे तो टॉलुइन बनेगा। और अगर हम नॉर्मल ऑक्टेन ले लेते हैं और अब यही रिएक्शन करते हैं Cr2O3 Al2O3 अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बन जाएगा जाइलीन। तो यार इसको याद रख सकते हैं कि इसमें बेंजीन भी बन सकता है, टॉलुइन भी बन सकता है, जाइलीन भी बन सकता है। अगर 6 कार्बन वाला एल्केन लोगे तो बेंजीन, 7 वाला लोगे तो टॉलुइन और 8 वाला लोगे तो जाइलीन। BTX याद रख सकते हो, बेंजीन, टॉलुइन एंड जाइलीन। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
नेक्स्ट देखिए कंबसन। कंबसन क्या है? अगर हम एल्केन्स को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो कोई भी एल्केन ले लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये CO2 और H2O बनेगा। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो देखिए एक कार्बन था, एक CO2, हाइड्रोजन 4 थे तो 4H2। अब ऑक्सीजन कितने लगे? 2 और 2 4 एटम यानी 2O2। ऐसे ही अगर C4H10 होता और इसका कंबसन करते 4CO2 मिलता और +10 हाइड्रोजन थे तो 5H2। ऑक्सीजन के 4 2 जा 8 + 5 13 ऑक्सीजन एटम या 13/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगेंगे। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर दिया जाए तो अब क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबसन होगा। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये पॉइजनस गैस होती है। अगर यहां पर लिमिटेड सप्लाई कर दिया जाए, चाहिए थे 4 ऑक्सीजन एटम लेकिन 3 ऑक्सीजन एटम दिए जाए या 1.5 मॉलिक्यूल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ज्यादा लिमिटेड अगर सप्लाई किया गया तो एलिमेंटल कार्बन और प्लस वाटर बनेगा। आपने देखा होगा अगर कंप्लीट बर्निंग नहीं होती तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल या चारकोल बनते हैं, वो इसी कारण से है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अगर एल्केन्स को हम अंडर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड कंडीशन में, कैटालिटिक की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर हम जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहें वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर CH4 है और CH4 को कॉपर के साथ रिएक्ट, कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करें अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर तो ये मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा। अगर हम मेथेन लेते हैं और इसकी रिएक्शन मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर तो ये डिहाइड बन जाएगा। और अगर हम एल्केन लेते हैं और इसकी रिएक्शन मैग्नीज एसीटेट के साथ करते हैं, H3 होल ट्वाइस मैग्नीज एसीटेट, तो यहां पर एसिड बनेगा। तो कंट्रोल्ड किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। कॉपर की प्रेजेंस में मिथाइल अल्कोहल, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड, मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में एसिड। और अगर मॉलिक्यूल में टर्सरी हाइड्रोजन अवेलेबल है और इसकी रिएक्शन एसिडिक केमनोफोर से करते हैं तो एसिडिक केमनोफोर से ऑक्सीडेशन करने पर ये टर्सरी एल्कोहल बनाएगा। नोट कीजिए इन रिएक्शंस को, फिर आगे चलते हैं। मैग्नीज एसीटेट, ऑक्सीजन, और सभी रिएक्शंस में हमें हाई टेम्परेचर लेना है, सभी रिएक्शंस में हाई टेम्परेचर। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन। अब जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल इनांसियोमर पेयर दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। यार 2-मिथाइल ब्यूटेन बना लेते हैं, ये ब्यूटेन 2 पर मिथाइल लगा है और अगर इसका मोनोक्लोरिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हाई टेम्परेचर तो देखिए ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट
यार ये क्वेश्चन हमने किया भी था। एक तो ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये, और चौथा ये। 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बने, जिनमें से 2 ऐसे हैं जिनमें कायरल कार्बन है। जब भी कायरल कार्बन, अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है तो उसके 2 कॉन्फ़िगरेशन लिखे जा सकते हैं, आर और एस। तो यहां से 2 बनेंगे, आर एस कहिए या डी एल कहिए, और इससे भी 2 बनेंगे, आर एंड एस या डी और एल कहिए। तो इससे एक इनांशियोमेरिक पेयर इससे बनेगा, एक इनांशियोमेरिक पेयर इससे बनेगा। तो पेयर में तो 2 होंगे। यहां पर क्या पूछा, इनांशियोमेरिक पेयर कितने बनेंगे? तो 2 इनांशियोमेरिक पेयर्स आर फॉर्म्ड एंड हेंस करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, फॉर द गिवन रिएक्शन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है ना, कितने ऑप्टिकली एक्टिव बन रहे हैं ऑल आइसोमर्स में, है ना। तो ऑल पॉसिबल बना लेते हैं। देखो यार, एक बिल्कुल आसान है, एक तो हम Cl यहां लगा सकते हैं, है ना, एक Cl यहां लगा सकते हैं। अब यहां पे लगाओ, यहां पे लगाओ, सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, तो मैं बनाता जाता हूं साथ में, CH3 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 CH2 CH CH3 CH2 Cl, एक ये बना। यहां पे लगाओ, यहां पे सेम। दूसरा Cl यहां पे लगा सकते हैं, और अगर Cl यहां पे लगाएंगे तो देखो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, CH3 C CH3 CH3 CH2 CH, हाइड्रोजन गया, यहां पे आ गया Cl CH3, दूसरा ये बना। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, केवल हमें ऑप्टिकली एक्टिव वाले निकालने हैं। तीसरी इस पोजीशन पर, तो CH3 CH3 CH Cl CH CH3, और एक है इन तीनों में से कहीं से भी निकालो, एक तीनों में से कहीं से भी निकाल दो। H2 CH3। अब देख लेते हैं इनमें से कौन है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यहां पर देखो, ये वाला कार्बन है ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इससे H CH2Cl CH3 लगा है, और दूसरा कोई ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं। यहां पर कोई भी कायरल कार्बन ही नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव था, तो इससे 2 बने, एक R और S। इस बार देखो, ये कायरल है, ऐसे एक HCl, एक आइसोप्रोपाइल और एक टर्सरी ब्यूटाइल, से भी 2 बने, R और S। दूसरा, कोई सभी ऐसा नहीं है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो इस बार 2 ऐसे हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे, इससे 2 और इससे 2, तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स 4। तो करेक्ट आंसर इज डी। अगेन ए गुड क्वेश्चन, यहां पर पूछा है मेजर प्रोडक्ट। तो यार मेजर प्रोडक्ट, तो मोर स्टेबल रेडिकल जहां बनेगा वहां बनेगा, Br है। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 2 डिग्री बनेगा, और यहां पर 3 डिग्री बनेगा, तो 3 डिग्री मेजर बनेगा। और यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है, H D, एक तो CH3 Br यहां आ जाए, C2H5 यहां पे, और एक पॉसिबिलिटी और है कि ये H और D अपनी ही पोजीशन पे हैं, लेकिन यहां पर Br राइट की जगह Br लेफ्ट पे आ जाए, CH3 C2H5। तो अगर पॉसिबल प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो करेक्ट आंसर ए और बी दोनों बनेंगे, एंड हेंस करेक्ट आंसर इज सी। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हाइड्राइड इन वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सबसे आसानी से FCl-Bri में से I निकलता है, और इसलिए रिएक्शन सबसे फास्ट RI RBr फिर RCl, RI RBr RCl, तो I Br एंड Cl, एंड करेक्ट आंसर इज ए। लास्ट क्लास में हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था। वुड्स रिएक्शन में रिएक्शन कब फास्ट होगी, जब लीविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा। लीविंग ग्रुप कब जल्दी निकलेगा, जब बॉन्ड वीक होगा। सबसे वीक बॉन्ड आयोडीन है, फिर Br फिर Cl। एल्केन रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इन डार्क। तो
fluorine is highly reactive, so it can react even in dark, and hence correct answer is A. The chain propagation step is fastest in the reaction of alkane with. तो अगर हम फ्लोरीन रेडिकल लेते हैं तो रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, तो करेक्ट आंसर इज फ्लोरीन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट देखते हैं CH3 होल थ्राइज MgCl ऑन रिएक्शन विद D2O। ये रिएक्शन भी लास्ट क्लास में हमने देखा था एल्केन की प्रिपरेशन में। जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी ऐसे कंपाउंड से करेंगे जिसमें हाइड्रोजन या ड्यूटीरियम एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा, तो ये एसिडिक होगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो बस इस पर निगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ डी पॉजिटिव और डी निगेटिव, तो डी पॉजिटिव को लेके कार्बन नेगेटिव पर जोड़ दो। बिल्कुल आसान है। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, दूसरा कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम आइसोटोप हैं, तो जैसी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की है सेम ऐसी ही ड्यूटीरियम की, तो ड्यूटीरियम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर CH3 होल थ्राइज CD, करेक्ट आंसर इज E। नेक्स्ट देखिए द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले यहां पे लिया है नॉर्मल ब्यूटेन। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो 1,2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम और अगर ईथर से करते हैं तो ये बन जाएगा MgBr। और अब अगर इसकी रिएक्शन D2O से करते हैं तो यहाँ से ड्यूटीरियम लगेगा और ये बन जाएगा यहाँ पे D, एंड हेंस करेक्ट आंसर इज D। So thank you very much. It's all about properties of alkane. Thank you very much. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एल्कीन की प्रिपरेशन के साथ।